नमस्कार मित्रों, टॉपिक्स विद अर्पित में आपका स्वागत है। आज हमारे डिस्कशन का विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, जिनको हम कुछ हिस्सों में विभाजित कर पढ़ेंगे, क्योंकि इनका विश्लेषण थोड़ा अधिक विस्तृत करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेश, समय समय पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, ये सब हमें अपनी चर्चा के केंद्र बिंदु में रखने पड़ेंगे। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। यह अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेवार हैं, वे शामिल हैं, उन्हें हम राज्य कहते हैं। तो वे संस्थाएं कौन सी हैं? पहली है भारत सरकार, दूसरी है राज्य सरकार और विधानमंडल, तीसरी है स्थानीय प्राधिकरण यानी नगर पालिकाएँ और पंचायतें, राज्य के नियंत्रण में आने वाले प्राधिकरण जैसे PSUs, और इसमें कोई विशेष उपखंड नहीं जोड़ा गया है। इसका महत्व क्या है? महत्व देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी संस्था राज्य के अंतर्गत आएगी। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? वह इस अनुच्छेद के द्वारा पता चलेगी। कभी कभी UPSC प्रश्न पूछ लेती है, कौन सी संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं? उनमें पंचायत शामिल है, विधानमंडल, संसद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अब इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के केस देखते हैं। पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई। ये 1954 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वे संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में वही राज्य के अंतर्गत आएंगी। ये 1954 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। दूसरा महत्वपूर्ण केस है सुखदेव सिंह बनाम भगत राम, 1975। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ONGC और LIC, इन्हें आप जानते ही होंगे, ये सरकारी कंपनियां हैं, इन्हें हम PSUs कहते हैं। ये भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। तीसरा केस है प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें कोर्ट ने कहा कि नियंत्रण और कार्य के आधार पर CSIR को भी राज्य माना जाएगा। CSIR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। ऐसी संस्थाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अंतर्गत माना है, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं वो राज्य के लिए कर रही हैं। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई कानून है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत जा रहा है, तो वह अपने आप शून्य हो जाएगा। उस विषय में बात कही गई है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के साथ असंगत यानी विरोध में जा रहा है, उस किसी भी कानून को शून्य घोषित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी ये सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स को प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें उपखंड भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला उपखंड है जिसमें कहा गया है संविधान लागू होने से पहले के कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, शून्य हो जाएंगे। अब आप देखिए, IPC जो थी वो संविधान लागू होने से पहले ही थी, किंतु उसके कुछ सेक्शन जो संविधान से संगत हैं वो शून्य नहीं होंगे, लेकिन जो असंगत हैं वे अपने आप शून्य कर दिए जाएंगे। ठीक। अब उपखंड 2 देखते हैं। संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे भी शून्य हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अभी हम संविधान संशोधन को नहीं लेते हैं, किसी कानून को लेते हैं। जैसे संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे शून्य हो जाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने AMU की जो संस्था है उसको एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। अब हम उपखंड 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कानून की परिभाषा में नियम, विनियम और अधिसूचनाएं शामिल हैं। इसलिए मतलब कानून की, जैसे ऊपर अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी, उसी प्रकार यहाँ कानून की परिभाषा दी गई है। उसमें ऑर्डिनेंस शामिल हैं, रूल्स शामिल हैं, रेगुलेशन शामिल हैं और अधिसूचना यानी नोटिफिकेशंस भी शामिल हैं। 1968 के तहत संवैधानिक संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। यह जो संशोधन है यह इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, क्योंकि आपको याद होगा या आपने पढ़ा भी होगा कहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये कह दिया था कि सरकार या संसद फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं कर सकती है। तो इस संशोधन को चेंज करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन किया
और एक अनुच्छेद जोड़ा 24वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया 368 में 3 और 13वें में 4 दो उपखंड जोड़े गए। इनमें कहा गया कि संविधान संशोधन का कोई संबंध कानून से नहीं होगा। ठीक, इस अनुच्छेद का महत्व क्या है? यह अनुच्छेद जो है वो न्यायिक समीक्षा के लिए एक आधार देता है, क्योंकि अब हम ये पता कैसे करेंगे कौन सा कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या हम ये अधिकार सरकारों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इस अधिकार के जरिए जो हमारा न्याय तंत्र है वह मजबूत होता है। उसे कौन सा अधिकार मिल जाता है? समीक्षा का अधिकार। हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट न्यायिक समीक्षा की बात नहीं की गई है, लेकिन इन कुछ अनुच्छेदों के द्वारा वह अधिकार न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ कोर्ट केस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती 1973 में। इसमें कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती। यानी आप जैसे आपका घर है कोई, उसको 10 साल हो गए, अब आपने उसमें मरम्मत करा ली, ठीक है करा लीजिए, पर अगर आप उसकी नींव दोबारा भरवाएंगे तो वह नया घर बनाना माना जाएगा। मरम्मत की तो इजाज़त है पर नींव भरवाने की इजाज़त नहीं है। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं संविधान के जो मूल हैं, उन्हें हम मूल ढांचा कहते हैं, उनमें परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अगला केस है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये मैंने अभी आपको बताया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता है। एक महत्वपूर्ण केस है 1980 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा का आधार है और इसलिए यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 14। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें समानता का अधिकार वर्णित है। ये कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है। अब हम थोड़ा इन शब्दों को समझ लेते हैं। पहला शब्द है कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। यह जो विशेषता है ये हमने ब्रिटिश संविधान से ली हुई है। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। यानी भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति तक कानून के आगे सभी समान माने जाएंगे। कानून का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। सभी न सभी के सभी कानूनों के दायरे में बंधे होंगे। इसलिए वो इस अधिकार को कहते हैं समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। अब इससे एक चीज़ प्रकट होती है, वो है कानून के समक्ष समानता। इससे विशेषाधिकारों का उन्मूलन होता है। जैसे आपको पता होगा पहले के समय में राजा महाराजाओं को विशेषाधिकार थे, अंग्रेजों द्वारा भी दिए गए थे, उन सब का उन्मूलन किया जाता है इस अनुच्छेद के द्वारा। और दूसरा महत्वपूर्ण है वह है कानून का समान संरक्षण। यानी पहले तो हम जान लेते हैं ये यूएस के संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि जो संविधान है, यानी जो संविधान है, जो विधि है, जो कानून है, वह सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। पर इस समान संरक्षण का मतलब क्या है? समान संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग्स में परिभाषित किया है। समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समानों में समान व्यवहार, असमानों में असमान व्यवहार। ठीक, जैसे ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है उसकी, यहाँ दो लोग खड़े हुए हैं, एक इतना लंबा है और एक इतना छोटा सा है, ठीक है।
अब इन दोनों को समान अधिकार दे रखे हैं आपने, दोनों को क्रिकेट देखने का समान अधिकार है, लेकिन बाहर से ही देखेंगे, बाउंड्री से। अब आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो नाटा सा है, इतना सा, और एक व्यक्ति लंबा है, अगर हम इन दोनों को एक पायदान पर खड़ा कर दें तो क्या ये समानता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। समानता कब होगी? समानता तब मानी जाएगी जब इस व्यक्ति के लिए हम एक स्टूल यहाँ पर रखें ताकि वो इसके बराबर होकर यहाँ खड़ा हो सके, तब ये व्यक्ति समानता से क्रिकेट मैच देख पाएंगे। इसी को कहते हैं समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। यही मूल भावना है विधि के समान संरक्षण की, और इसी भावना से हमें क्या मिलता है? आरक्षण की जो अवधारणा है वह इसी सिद्धांत से प्रकट होती है। इसका कोई उपखंड नहीं है। महत्व तो क्या है? समानता का सिद्धांत है, समान व्यवहार, समान संरक्षण, ये हमने देख ही लिया। अब हम कुछ कोर्ट केस देख लेते हैं। चिरंजीत लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1950 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि उचित वर्गीकरण की अनुमति है, यानी जो अभी हमने आरक्षण की बात की, वर्गीकरण की अनुमति तो है, पर यह मनमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि समानता जरूरी है। इंदिरा साहनी केस देख लेते हैं। आपको पता ही होगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस हुआ था। इसमें इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण के लिए वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार कर सकते हैं, किंतु उसमें उचितता होना आवश्यक है और समानता के जो मूल सिद्धांत हैं उनका पालन होना आवश्यक है। 50% की सील जो है वो तोड़नी नहीं चाहिए और तार्किकता के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सब बातें उसमें कही गई हैं। अगला केस था सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के तहत ट्रिपल तलाक जो था उसको मनमाना और असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो था वह महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार प्रदान करता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के द्वारा, इस रूलिंग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर बल देते हुए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आज हमने 3 अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14। अब हम कल देखेंगे अनुच्छेद 15, जिसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है वो इसी अनुच्छेद से प्राप्त होता है, और इसी अनुच्छेद में जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टॉपिक्स विद अर्पित पर बने रहिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। जय श्री राम।